हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडी। तो आ गया है पार्ट 8 मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर नर्सिंग एग्जाम। चाहे वो एम्स का पेपर हो, चाहे वो ईएसआईसी का पेपर हो, चाहे वो अदर स्टेट्स का पेपर हो, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं हम वही डिस्कस कर रहे हैं। तो होप ये आपको सीरियस अच्छी लग रही हो। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक इलेबोरेट करूं तो वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। और अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन नया है जो कि आपको नहीं पढ़ा या फिर आपको कहीं लिख लेना चाहिए तो प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठे। और विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द अर्ली साइन एंड सिम्टम ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी? एक पेशेंट है, उसका अर्ली साइन एंड सिम्टम क्या होगा इंक्रीज इंटरकरेनल प्रेशर का? तो हमारे पास ऑप्शन है altered level of consciousness, confused, increase in head circumference, none of these. तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, या हम कंफ्यूज भी बोल सकते हैं उसको, हम सेकेंड ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। बट इन द मेडिकल टर्म मुझे लगता है कि अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो कि है फर्स्ट ऑप्शन, वो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा लिखने के लिए। इंटरक्रेनियल प्रेशर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे इसकी वैल्यू हो, चाहे ये पूछ रहा है अर्ली साइन, चाहे ये पूछ रहा है लेट साइन, और हम इसे कैसे रोक सकते हैं इंक्रीज होने से और कैसे हम इसे कम कर सकते हैं। सो ये एक बहुत ज़्यादा मेजर टॉपिक है इंटरक्रेनियल प्रेशर, तो आप इस पर ध्यान दीजिए जो भी अगर आप टॉपिक कर रहे हैं। तो अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उसमें अर्ली साइन देखेगा जो भी इंटरक्रेनियल प्रेशर वाला पेशेंट होगा जिसका इंटरक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा। 5 mm टू 15 mm ऑफ एच होता है इंटरक्रेनियल नॉर्मल प्रेशर, जिसका इंक्रीज होगा उसमें अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दिखेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच डिसीज कंडीशन नक्कल रिजिडिटी इज सीन एज अ अर्ली साइन एंड सिम्टम? कौन सी डिसीज कंडीशन में नक्कल रिजिडिटी दिखी जाती है? नक्कल रिजिडिटी क्या होती है? जो हमारे फिंगर्स में जॉइंट हैं, ठीक है, वो बड़े रिजिड हो जाते हैं, लाइक टाइट हो जाते हैं। तो कौन सी डिसीज में ये अर्ली साइन होता है? तो हमारे पास ऑप्शन है इंक्रीज इंटरक्रेनियल प्रेशर, मेनिंजाइटिस, हाइड्रोसेफेलस, स्पाइना बाइफिडा। तो करेक्ट ऑप्शन है मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, नकल रिजिडिटी जो है वो अर्ली साइन देखा जाता है, ठीक है। इसमें दो मेन साइंस भी देखे जाते हैं, दैट इज ब्रुडिन्सकी साइन एंड कर्निक साइन, ठीक है। ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ब्रुडिन्सकी साइन और कर्निक साइन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और नकल रिजिडिटी अर्ली साइन हमें एक और इसी के रिलेटेड डिसीज कंडीशन में देखने को मिलता है, दैट इज एनसेफलाइटिस। देखो अगर इससे पूछ लेते हैं कि एनसेफलाइटिस में भी नकल रिजिडिटी अर्ली साइन है, तो उसको अगर हमें यहाँ पे एनसेफलाइटिस दिखा ऑप्शन में होता है मेनिंजाइटिस की जगह, तो हम उसको करेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें अर्ली साइन एंड सिम्टम जो देखने को मिलता है वो है नकल रिजिडिटी, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉज द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन द फीटस? कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट दिखाती है फीटस में? अगर मदर वो वाला विटामिन नहीं लेगी तो बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखे जाएंगे, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा हो गया, कंजेनाइटल एनोमलीज हो गई। तो हमारे पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन ए। ये हमने उसमें भी कर रखा है, उस गायनी और उस ऑब्स में, ऑब्स एंड गायनी में। तो कौन सा विटामिन है? विटामिन B9, दैट इज फॉलिक एसिड। अगर मदर फॉलिक एसिड नहीं लेती फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, दैट इज फर्स्ट 3 months में, तो उसके बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो विटामिन B9 दैट इज फॉलिक एसिड इज गिवन टू द पेशेंट, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिया जाता है, फर्स्ट 3 months में, ठीक है। और अगर आप, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है नॉर्सेट में भी और अदर स्टेट्स के एग्जाम्स और CHO में भी बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, या फिर यहाँ पे फॉलिक एसिड लिखा होगा ऑप्शन में, या फिर विटामिन B9 लिखा होगा, ठीक है। तो आपको विटामिन B9 पे करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इन डिसऑर्डर ऑफ बेल्स पाल्सी विच क्रेनियल नर्व इज डैमेज। बेल्स पाल्सी एक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, तो ये इसमें पूछ रहा है कि कौन सी क्रेनियल नर्व इसमें इफेक्टिव होती है, डिफेक्ट होता है जिस क्रेनियल नर्व में, ठीक है, वो बताइए। बेल्स पाल्सी में क्या होता है, हाफ फेस पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास है 6th क्रेनियल नर्व ऑप्शन में, 10th क्रेनियल नर्व, या फिर ऑप्शन है 3rd क्रेनियल नर्व। तो कौन सी क्रेनियल नर्व का डैमेज होता है इसमें, 7th क्रेनियल नर्व, जिसको हम ऑल्सो बोलते हैं फेशियल क्रेनियल नर्व, ठीक है। देखो, अगर तुम्हें बेल्स पाल्सी के बारे में पता है तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि अगर हाफ फेस पैरालाइज हुआ है, इट मीन्स हमारी फेशियल नर्व को ही दिक्कत हुई है, ठीक है। पैरालाइज तभी होता है जब किसी नर्व में दिक्कत आती है, कोई ब्लॉकेज हो गई या फिर ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा या फिर वहाँ पे सर्कुलेशन नहीं हो रही, ठीक है। तो अगर इन सब में से तुम्हें 12 क्रेनियल नर्व्स के बारे में पता है कि 12 क्रेनियल नर्व्स कैसे होती हैं, ठीक है, तो तुम्हें ऑलरेडी पता चल जाएगा फेशियल नर्व कौन सी है। देखो, जो क्रेनियल नर्व को मेरे को लगता है सबको यही उन्होंने तरीके से याद कर रखा है, O3 T2 ओटा, OTA ओटा, फैग वाह, ठीक है। ये है हमारी कितनी नर्व्स, 12 क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। 3 हो गई ओ वाली, टी हो गई 2, AT फाव फग वाह, VAH वाह। तो देखो, अब इनमें याद थोड़ा करने का मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। अगर आप चाहते हो मैं प्रॉपरली इसको डिस्क्राइब करूँ तो मैं कर दूंगी। O3 को तुम कैसे याद रख सकते हो, इनमें 3 आती हैं, दैट इज ऑल फैक्ट्री, सेकेंड आती है ऑप्टिक, उसके बाद आती है ऑकुलो मोटो। तो देखो, इनको आप कैसे याद रख सकते हो, पहले तुम कहीं पे भी बैठे हो, तुम्हें एक बहुत अच्छी खुशबू आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुंदर खुशबू आई, तुमने आंखें बंद करके तुम लेटे हुए थे, तो पहले तुम्हें स्मेल आई, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑल फैक्ट्री, ठीक है। स्मेल आने से क्या हुआ, तुम सो रहे थे, तुम्हारी एकदम से आंखें खुली, ठीक है, एकदम से होता है ना, हम हम देखते हैं कि भाई स्मेल आ रही है, देखिए कहाँ से, तो उससे क्या हो गया, आइज ओपन हुई, तो उसका मतलब ऑप्टिक। उसके बाद है ऑकुलोमोटर, ऑकुलो मतलब अब आइज तो ओपन कर ली, अब हम इधर उधर देखेंगे भी ना, तो इसमें क्या होता है, आई मूवमेंट, जिसको बोलते हैं ऑकुलोमोटर, ठीक है। तो ये 3 तो तुम ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं सारी की सारी 12 इसी ट्रिक से आपको याद कराऊं, तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, आपको 12 की 12 क्रेनियल नर्व्स मैं एक ट्रिक से याद करवा दूंगी, जो कि बहुत ईजी है, ठीक है। पहले आई स्मेल, स्मेल से क्या हुआ, हमारी आइज ओपन हुई, और जब आइज ओपन हुई तो हमने आई की मूवमेंट की, इधर उधर देखा, तो ये आ गई, स्मेल से हुई ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक आई ओपन से, और ऑक्लोमोटर से आई मूवमेंट, ये 3 हमारे ऐसे याद की, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 7th कौन सी होती है, इसका क्या आएगा, बेल्स पाल्सी का 7th नर्व कौन सी होती है हमारी, क्रेनियल नर्व, दैट इज फेशियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ टू चेक वाइटल साइन इन न्यूबॉर्न। एक न्यूबॉर्न है, उसमें वाइटल साइन कैसे करेंगे, ABCT, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन टेम्परेचर, TABC टेम्परेचर एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, BCTA ब्रीदिंग सर्कुलेशन टेम्परेचर, या फिर एयरवे, और TACB टेम्परेचर एयरवे सर्कुलेशन ब्रीदिंग। तो हमेशा न्यूबॉर्न में जब भी हम वाइटल्स लेते हैं तो ऑलवेज TABC, दैट इज पहले हम ऑलवेज टेम्परेचर चेक करते हैं, क्योंकि एक बेबी जो है एक इंटरनल इन्वायरमेंट से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ रहा है, लाइक वो अब वूम से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ऑलवेज उसका टेम्परेचर हमेशा चेक किया जाता है फर्स्ट, देन उसका एयरवे करते हैं चेक, देन उसका ब्रीदिंग पैटर्न देखते हैं, और देन उसका सर्कुलेशन देखते हैं। तो वाइटल साइंस इन द न्यूबॉर्न इज ऑलवेज चेक्ड बाय TABC, टेम्परेचर एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज अंडरवेंट एब्डोमिनल सर्जरी, हिज बावल साउंड इज एब्सेंट आफ्टर द सर्जरी बिकॉज ऑफ
हर्निया, इंटुसिसेप्शन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी और एनेस्थीसिया इफेक्ट। एक पेशेंट है, वो अभी अभी एब्डोमिनल सर्जरी से आया है और इसकी बावल साउंड जो है वो एब्सेंट है आफ्टर द सर्जरी। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हर्निया, इंटुसिसेप्शन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी और एनेस्थीसिया। तो ऑप्शन ठीक है जो एनेस्थीसिया इफेक्ट। ऑब्वियसली अगर अभी अभी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो उसको एनेस्थीसिया दिया होगा, जिस वजह से उसकी बावल साउंड जो एब्सेंट है, इसीलिए हम उसको पहले ही उसका एनपीओ रखते हैं उसको, और उसको ऑलरेडी यूरिनेट करवा देते हैं, उसको कैथेटर लगा देते हैं। बिकॉज जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो बावल साउंड और जो हमारे ब्लैडर का कंट्रोल होता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, जब तक एनेस्थीसिया का इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A newly married healthy couple is asking for a best method of contraception. What will the nurse advise? एक न्यूली मैरिड हेल्दी कपल है, वो बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पूछ रहा है, तो नर्स क्या एडवाइस करेगी? तो हमारे पास ऑप्शन है, बैरियर मेथड बताएगी उसको, क्वाइटस मेथड बताएगी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बताएगी, या फिर कॉपर टी के बारे में सजेस्ट करेगी। तो नर्स उसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बताएगी। देखो, अगर हम उसे बैरियर मेथड के बारे में बताते हैं तो देखो, वो भी न्यूली मैरिड कपल है और बैरियर मेथड इज़ नॉट 100% इफेक्टिव, ठीक है। हो सकता है कि किसी वजह से बैरियर मेथड काम ना करे एंड अ लेडी बिकम प्रेग्नेंट। क्वाइटस मेथड इज़ ऑल्सो नॉट सेफ, क्योंकि कभी पीरियड्स कुछ 28 डेज के लिए आएंगे, उसके बाद ज़्यादा गैप में चले जाते हैं। सो वी डोंट नो क्वाइटस मेथड क्या होता है। वी नोट द टाइम कि कब हमारा ओवल्यूशन टाइम होगा, ठीक है। ओवल्यूशन टाइम के बाद, या फिर पीरियड्स के 7 डेज बाद, या फिर पीरियड्स के 7 डेज पहले ही इंटरकोर्स कर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो कॉपर टी तो अभी नहीं रख सकते, बिकॉज कॉपर टी उन्हीं के रखा जाता है जिनकी फैमिली वेल प्लान्ड होती है, ठीक है। ऑलरेडी दे हैव देयर चाइल्ड्स, एक या फिर दो, हाउ मच दे वांट, बट अब तो कम ही कहते हैं कि कम, एक हम दो, हमारा एक। तो हम उसे बताएंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। तो ऑलवेज याद रखना, बैरियर मेथड हम टिक कर आते हैं, बट नो, दिस इज़ नॉट 100% इफेक्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं वो तुम्हें 100% सिक्योरिटी देती है इफ़ यू आर अ न्यूली मैरिड कपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ अ कॉपर टी? कॉपर टी जो हम इंसर्ट करते हैं उसका कॉमन साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? तो ऑप्शन है इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, पेनफुल इंटरकोर्स या फिर हेडेक। तो उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो देखने को मिलता है दैट इज़ ब्लीडिंग, ठीक है। इरेगुलर ब्लीडिंग, कभी कभी ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो जाती है पीरियड्स के टाइम पे, ठीक है। तो कॉपर टी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है दैट इज़ ब्लीडिंग देखने को मिलती है। पेनफुल इंटरकॉर्स नहीं होता, हेडेक इज़ नॉट इन द ऑप्शन, जो कि वैलिड ही नहीं है। इन्फेक्शन भी अगर तुम प्रॉपर केयर करोगे तो नहीं होती, बट ब्लीडिंग इज़ अ इन्फेक्शन तो तभी होगा ना। कॉपर टी तो ऑलरेडी स्टेराइल प्रोसीजर से किया जाता है, ठीक है। स्टेराइल प्रोसीजर यूज़ करते हैं कॉपर टी इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इन्फेक्शन तो होने के चांसेस नहीं है अनटिल एंड अनलेस जो प्रोसीजर कर रहा है फिजिशियन या फिर कोई भी वो ढंग से नहीं कर रहा। ब्लीडिंग इज़ अ कॉपर टी का साइड इफ़ेक्ट, ठीक है। वो हमारे अंदर बॉडी के ऑर्गन का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो कॉपर टी का साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। While working in the psychiatric ward, when the nursing officer plan for termination phase for the patient, ठीक है। कब नर्सिंग ऑफिसर एक साइकेट्रिक वार्ड में काम कर रहा है, जो नर्सिंग ऑफिसर टर्मिनेशन फेज कब प्लान करेगा उस पेशेंट के लिए? ऑप्शंस है इन द वर्किंग फेज में, इन द प्री ओरिएंटेशन फेज में, इन द ओरिएंटेशन फेज में और इन द टर्मिनेशन फेज में। उसका टर्मिनेशन फेज कब वो डिसाइड करेगा, कब वो प्लान करना शुरू कर देगा। और अगर तुमने ये फेजेस ढंग से पढ़े हैं तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कभी प्लान करता है। तो वो कब प्लान करेगा? इन द ओरिएंटेशन फेज। देखो, मैं आपको थोड़ा इसका डीपली बता देती हूँ, डीपली नहीं, थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मेरे को आप लिख सकते हो। पहला आता है प्री ओरिएंटेशन फेज। देखो,
पेशेंट के बारे में नर्स को पता चलेगा कि उसको ये पेशेंट को हैंडल करना है, वो दूर से उसके बारे में पता करेगी, सब कुछ देखेगी, पेशेंट के बारे में देखेगी, ऑब्जर्वेशन में लेके आएगी पेशेंट को। दैट इज़ प्री ओरिएंटेशन फेज। देन ओरिएंटेशन फेज, जब वो पेशेंट से फेस टू फेस उसकी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन करेगी, उससे मिलेगी, उसकी डिसीज़ कंडीशन के बारे में, उसके मेंटल स्टेटस के बारे में देखेगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एन ओरिएंटेशन फेज। इसमें वो सब कर लेगी। उसके बाद आता है उसका वर्किंग फेज। वर्किंग फेज में क्या करेगी, जितना भी उसको इंटरवेंशन करनी है, प्लानिंग करनी है, वो इस फेज में करेगी, ठीक है। और वो सब करके वो पेशेंट को हेल्दी पोजीशन में लाएगी। देन टर्मिनेशन फेज, जब उसका सब काम हो गया तब उसको पेशेंट को अब टर्मिनेशन में भेजना है, मतलब कि उसको ठीक करके रिहेबिलिटेट, मतलब कि वो अपनी उसी स्टेट पे आ गया है जिसमें वो पहले था, तो वो होता है टर्मिनेशन फेज। तो जो नर्सिंग ऑफिसर है वो ओरिएंटेशन फेज में ही स्टार्ट कर देती है ये सब सोचना कि उसको पेशेंट को टर्मिनेशन फेज के लिए रेडी करना है, क्योंकि जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं ना, वो बहुत जल्दी बॉन्ड बना लेते हैं एक स्टाफ नर्स के साथ, ठीक है, क्योंकि हर टाइम उनके साथ रहना, क्योंकि साइकेट्रिक पेशेंट ऑलवेज अंडर द ऑब्जर्वेशन रहता है, तो उनका बॉन्ड बन जाता है, वो मेंटली बहुत ज़्यादा नर्स, स्टाफ नर्स के साथ कनेक्शन में आ जाते हैं, तो उनको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो हम प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही रखते हैं फ्रॉम द ओरिएंटेशन फेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ अ करेक्ट रिस्पॉन्स बाय द नर्स व्हेन द पेशेंट टोल्ड दैट द फूड इज़ पॉइजनस। एक पेशेंट है, वो बोल रहा है, सस्पिशियस है, पैरानॉइड पेशेंट होगा, जो कि शक वहम करता है कि फूड जो उसको दिया है वो पॉइजनस है, तो नर्स उसको करेक्ट रिस्पॉन्स क्या देगी। टेस्ट द फूड इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, वो फूड को टेस्ट करके बताएगी पेशेंट के सामने। गिव अ फूड अनओपन कंटेनर में उसको फूड दे देगी। फूड नॉट पॉइजनस बोलेगी उसको कि फूड पॉइजनस नहीं है, या फिर नन। तो क्या करेगी नर्स, फूड इज़ नॉट पॉइजनस बताएगी, क्योंकि देखो चाहे तुम्हें उस अनओपन कंटेनर में दे दो, ठीक है, वो नहीं खाएगा, ही इज़ लाइक फूड पॉइजनस है, ठीक है। टेस्ट द फूड, अगर तुम उसको टेस्ट भी करके दे दोगे ना तो भी वो यकीन नहीं करेगा, तो उसको हमेशा ओपन एंडेडली आंसर देना है कि नो, फूड इज़ नॉट पॉइजनस, यू हैव टू टेक इट, ठीक है। क्योंकि ये सब एग्जाम्पल देने से उसकी जो सस्पिशियस माइंड है, जो उसका शक करने वाला माइंड है, वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। देखा होगा तुमने, जब भी हम किसी चीज़ को लिए, किसी भी बच्चे को, क्योंकि एक मेंटली पेशेंट को हम ट्रीट ऐसे करते हैं कि वो, अगर देखो एक और क्वेश्चन भी आता है कि अगर मेंटली पेशेंट है और वो तुम्हारे साथ वार्ड में कुछ मतलब वायलेंस नहीं, तुम्हें ऊंची बोल रहा है या फिर तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर रहा है, तो तुम्हें क्या करना है। और एक टर्मिनली इल पेशेंट है, मतलब कि जिसका लाइफ स्पैन अब थोड़ा सा रह गया है, अगर वो तुम्हारे साथ वायलेंस बिहेवियर कर रहा है, वायलेंस नहीं सॉरी, तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर रहा है, तो तुम्हें क्या करना है। देखो, जब भी साइकेट्रिक पेशेंट तुम्हारे साथ मिसबिहेव करेगा तो तुम्हें ऑलवेज अपनी सेफ्टी प्रायोरिटी पे रखनी है, ठीक है। ऑप्शन में हमेशा सेफ्टी के ऑप्शन पे जाना है। और अगर टर्मिनली इल पेशेंट तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर रहा है तो तुमने उसको कुछ नहीं कहना, शांति रखनी है। देखो, क्योंकि वो तो थोड़े टाइम के लिए ही है, ठीक है, देन उसको हम शांति से सुन लेंगे। बट अगर तुम्हारे साथ कोई साइकेट्रिक पेशेंट मिसबिहेव कर रहा है तो तुम्हें ऑलवेज अपनी सेफ्टी प्रायोरिटी पे रखनी है, तो ऑप्शन में हमेशा सेफ्टी पे जाना है। ऐसे ये सस्पिशियस पेशेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको तुम कुछ भी समझा लो ये नहीं मानते, बिकॉज उनका माइंड उसी तरह से इस टाइम उनको करने को कह रहा है, ठीक है। तो अगर तुम उन्हें ओपन एंडेडली बताओगे कि नहीं, इसमें फूड में कुछ भी नहीं है, तभी वो खाना खाएंगे, ठीक है। तो उनको यही बोलना। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और मोस्टली बच्चे पता है क्या टिक करके आते हैं कि टेस्ट द फूड इन फ्रंट ऑफ पेशेंट। नहीं, अगर आप उसके सामने भी टेस्ट कर दोगे वो नहीं यकीन करेगा अनटिल एंड अनलेस उसकी वो जो माइंड में चल रहा है वो करेक्ट ना हो, ठीक है। तो ऑलवेज तुमने उसको क्या कहना है कि फूड जो है वो पॉइजनस नहीं है, यू हैव टू टेक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिल्यूजन इज सीन इन अ पेशेंट इफ ही इज सेइंग आई नो द प्राइम मिनिस्टर एंड ही ऑल्सो नोज मी। एक पेशेंट है साइकेट्रिक वार्ड में, तो कौन सी डिल्यूजन उससे दिख रही है कि वो बोल रहा है कि मेरे को तो प्राइम मिनिस्टर जानता है, ठीक है, और वो मुझे भी जानता है, ठीक है, हमारे मोदी जी उसको जानते हैं और वो भी मोदी जी को जानता है। तो डिल्यूजन इज अ फॉल्स एंड फिक्स्ड थॉट। तो कौन सा डिल्यूजन दिखेगा, डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, डिल्यूजन ऑफ जेलसी। तो उसमें दिखेगा डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, मेरी तो बहुत पावरफुल लोगों से जान पहचान है,
ग्रैंडियोसिटी का मतलब होता है कि बंदा अपने आप को ग्रैंड शो करता है, दैट आई एम वेरी ग्रैंड, ठीक है, मेरे को ये भी जानता है, मुझे वो भी जानता है, मेरे बड़े बड़े लोगों में जान पहचान है, मैं भगवान से बातें करता हूँ, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन क्या होता है कि उसको लगता है, जैसे हम पढ़ के आए हैं अभी, कि इसमें ये मेरी बातें कर रहा है, ये कोने में 2 लड़कियाँ खड़ी हैं, ये मेरे बारे में बात कर रही हैं, ये फूड में कुछ है। डिल्यूजन ऑफ नलिज्म यूजुअली किस में दिखता है? डिप्रेशन वाले, सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट में, कि दुनिया कुछ नहीं है, मेरा यहाँ कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, ठीक है, दे आर टोटली स्टूपिड। डिल्यूजन ऑफ जेलेसी, वो एक दूसरे से जेलस करते रहता है बस, कि ये मेरे को पसंद नहीं है, ये मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसमें वो ग्रैंडियोसिटी से हमेशा याद रखना, ग्रैंड, पेशेंट विल शो हिमसेल्फ ए ग्रैंड, मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मतलब आई एम वेरी ग्रैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज़ अ नॉर्मल ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का नॉर्मल रेट क्या है, ठीक है। ऑप्शन है 90 से 120 ml पर मिनट, 100 से 120 ml पर मिनट, 80 से 100 ml पर मिनट, 60 से 100 ml पर मिनट। GFR रीनल सिस्टम में पढ़ा होगा आपने। नॉर्मल होता है 90 से 120 ml पर मिनट, ठीक है, याद रखना, ये तो वैल्यू ही आपको याद रखनी पड़ेगी, 90 से 120 ml पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सेस ऑफ नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस इन द फीसिस एंड द यूरिन इज नोन एज, अगर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस फीसिस एंड यूरिन में ज़्यादा हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एजोटोरिया, एजोटीमिया, सेटोरिया एंड मेलेना। तो हम बोलते हैं एजोटोरिया, ठीक है। देखो इसमें फीसिस भी लिखा है, इसलिए हमने एजोटोरिया बोला है। एजोटीमिया होता है यूरिन में नाइट्रोजनस, ओनली यूरिन में। सिटोरिया होता है फैट इन द स्टूल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि व्हाट इज सिटोरिया, इसको बोलते हैं फैट इन स्टूल। मेलिना क्या होता है? ब्लड इन द स्टूल, ठीक है। तो याद रखना, एजोटोरिया इज अ when the excess of nitrogenous substance present in a feces and the urine. Next question पे चलते हैं। Which of the following cause majority of UTI in a hospitalized patient? Hospitalized patient में कौन सा cause सबसे ज़्यादा urinary tract infection करता है? तो ऑप्शन है decrease in fluid intake, invasive procedure, inadequate self care, immunosuppressant। तो कौन करता है? इन्वेजिव प्रोसीजर। देखो कैथेटर, मोस्टली हॉस्पिटलाइज यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इस किसकी वजह से होता है? कैथेटर की वजह से, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे भी आ जाता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा यूटीआई करती है इन द हॉस्पिटल? कैथेटर डाला एक पेशेंट को, या फिर किसी को आईवी लगाई हुई है, या फिर कोई पेशेंट है जो बेड पे ही स्टूल और यूरिन पास कर रहा है। तो हमेशा कैथेटर जब लगता है तभी बंदे को सबसे ज़्यादा यूटीआई होती है। तो ये याद रखना, हॉस्पिटल्स में जो यूटीआई का मेजर कॉज है वो है इन्वेजिव प्रोसीजर, दैट इज़ जैसे कैथेटर लग गया, ठीक है, और वो वॉशरूम गंदे यूज़ कर रहा है। पर मोस्टली जो कॉमन होता है दैट इज़ कैथेटर इंड्यूस्ड यूटीआई, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हीमोडायलिसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ, जो हीमोडायलिसिस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसमें क्या होता है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है क्या बॉडी में, या फिर हम उसमें एक्सट्रैक्ट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, या फिर हम उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द ब्लड, या फिर उसमें क्या होता है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हम मिक्स करते हैं ब्लड के साथ। तो उसमें क्या होता है? हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं डालते हम बॉडी में, ना हम एंटीबॉडीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ना कि हम ब्लड में कोई भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं। आपने देखा होगा अगर आपने डायलिसिस यूनिट में काम किया है तो डायलाइज़र होता है, ठीक है, उसमें फिल्ट्रेशन हो रही होती है, मतलब ब्लड, हम नाइट्रोजनस वेस्ट जो भी गंदा वेस्ट है ब्लड में उसको फिल्टर करके पेशेंट में जा रहे होते हैं। इसमें एवी फिस्टुला बनता है, जिसको बोलते हैं एक वेन और आर्टरी के बीच में कनेक्शन बना रखा होता है, ठीक है। इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। पर देखो एम्स के एग्ज़ाम्स में तुम्हें बहुत सुपरफिशियली क्वेश्चन आते हैं तुम्हारी जनरल नॉलेज असेस करने के लिए, कि तुम्हें जो बेसिक्स हैं, तुम्हारे जो बेसिक्स हैं ना नर्सिंग में, वो क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें तुम्हारा बेसिक क्लियर दिखता है। तो ऑलवेज डू योर बेसिक क्लियर्स। तुम्हारे बेसिक क्लियर्स हैं तो तुम किसी भी क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेजर इलेक्ट्रोलाइट इन अ ओलिगोयूरिक फेस ऑफ रीनल फेलियर इज,
कौन सा मेजर इलेक्ट्रोलाइट होता है ओलिगोयूरिया फेस में ऑफ रीनल फेलियर इज, देखो क्या होता है, रीनल फेलियर के 2-3 फेजेस होते हैं, ठीक है। तो ओलिगोयूरिया फेस में कौन सा मेजर इलेक्ट्रोलाइट होता है, जब भी रीनल फेलियर होता है तो हम किस इलेक्ट्रोलाइट पे मेजर फोकस करते हैं, सोडियम पे, पोटाशियम पे, कैल्शियम पे, फॉस्फोरस पे। तो हम रीनल फेलियर में ऑलवेज पोटाशियम पे फोकस करते हैं, देखो क्योंकि रीनल फेलियर में किडनी वर्क ही नहीं कर रही, जब किडनी वर्क नहीं कर रही तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन ही नहीं प्रॉपर हो रही, तो क्या होगा, बॉडी में से पोटाशियम प्रॉपरली निकलेगा ही नहीं। तो रीनल फेलियर वाले पेशेंट को पोटाशियम जो होता है वो अवॉइड करना चाहिए, पोटाशियम वाली मील नहीं लेना चाहिए, बनाना हो गया, जिस जिस चीज़ में पोटाशियम होता है वो उसको नहीं लेना, ठीक है। और पोटाशियम जो है कार्डियक अरेस्ट सीधा कराता है बिकॉज एक कार्डियोजेनिक आयन है। तो पोटाशियम इलेक्ट्रोलाइट जो मेजर इलेक्ट्रोलाइट होता है रीनल फेलियर में ओलिगोयूरिक फेस में, ओलिगोयूरिक फेस मतलब ओलिगोयूरिया मतलब उसको यूरिन लेस देन 100 ml आ रहा है, और सॉरी लेस देन 300 ml आ रहा है, 300 to 400 ml जो है यूरिन उसको आ रहा है, उसको बोलते हैं ओलिगोयूरिया फेस, ठीक है। पॉलीयूरिया मतलब उसे 2000 ml से ज़्यादा यूरिन आ रहा है, तो पोटाशियम है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेशेंट डेवलप स्मॉल स्टोन इन अ रीनल सिस्टम, इन ऑर्डर टू प्रमोट द पैसेज ऑफ दीज स्टोन्स इन द यूरिन पेशेंट इज एडवाइज टू, एक पेशेंट है उसको स्मॉल स्टोन्स हो गए हैं, ठीक है, रीनल कैल्कुलाई जिसको बोलते हैं, इन ऑर्डर टू प्रमोट द पैसेज, उस स्टोन्स को बाहर निकालने के लिए हम पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि इंक्रीज़ कर अपना फ्लूइड इनटेक, या फिर उसको हम एम्बुलेट करने के लिए भी बोलेंगे, या फिर बोलेंगे उसको कोई एक्टिविटी नहीं करनी, या फिर बोथ A and B। तो राइट है बोथ A and B। देखो उसको हम कहेंगे कि तूने पानी भी पीना है और डू योर एक्टिविटीज़, क्योंकि देखो एक्टिविटीज़ क्या होगा, स्टोन ही लेगा एंड इट विल गो टू द आउटसाइड, ठीक है। अगर वो बैठा रहेगा तो स्टोन जो है वो भी स्टेबल ही रहेगा। मोस्टली स्टोन पेन तभी होती है जब हम विग्रस एक्टिविटीज़ करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जब तुम स्टोन की तुम्हें पेन हो रही है ना, तो वो कहते हैं ना पत्थरी हिल गई तुम्हारी, है ना, इसीलिए हिलती है। तो अगर तुमने वो स्टोन्स अब प्रमोट करना है उसका पैसेज, तो फ्लूइड ज़्यादा लो और एम्बुलेट करो। वैसे भी दिन में अच्छा खासा पानी पीना चाहिए। स्टोन्स हर एक पर्सन को होते हैं, डिपेंड होता है किसका कितना अच्छा फ्लूइड इनटेक है, और वो साथ के साथ पास आउट भी होते रहते हैं। बट जो उनका फ्लूइड इनटेक नहीं होता वो बड़े 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 होके बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक उसको एडवाइस करेंगे, और उसको कहेंगे एम्बुलेट भी कर, घूमना फिरना भी है ताकि वो हिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द पोस्टीरियर ब्लैडर वॉल प्रोसीड डाउनवर्ड थ्रू द इंटीरियर वजाइनल वॉल इज नोन एज, वजाइना के एंटीरियर वॉल से पोस्टीरियर ब्लैडर की वॉल जो है वो निकल के आ गई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टोसील, रेक्टोसील, पायोसील, बुबोनोसील। उसको हम बोलते हैं, ये टर्मिनोलॉजी है दैट इज सिस्टोसील। सिस्टो से हम याद रखो ऑलवेज ब्लैडर, कॉलीलिथियासिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिस्टोसील। विच फूड शुड बी अवॉइडेड बाय द पेशेंट विद द क्रॉनिक रेनल फेलियर। अभी हम पढ़ के भी आए हैं, तो देखो ऑप्शंस में है बनाना, योगर्ट, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव। देखो इन सब में पोटाशियम प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो रीनल फेलियर वाला पेशेंट होता है उसको हम पोटाशियम जो डाइट होती है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी किडनी वर्क नहीं कर रही, नेफ्रॉन्स वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट जो है बिल्कुल कम हो जाएगा, ना फिल्ट्रेशन होगी। इससे क्या होगा, उसका पोटाशियम बॉडी के अंदर ही रहेगा और उसको हाइपरकलीमिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसको हम पोटाशियम नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेशेंट कम्स इन इमरजेंसी रूम आफ्टर बीइंग इन्वॉल्व इन द ट्रैफिक एक्सीडेंट, व्हाट वुड बी द अर्ली साइन ऑफ हेमरेजिक शॉक। एक पेशेंट है, ठीक है, वो एमरजेंसी रूम में आया है, उसका ट्रैफिक एक्सीडेंट हो चुका है, और उसका अर्ली साइन क्या होगा कि उसको हेमरेजिक शॉक हुआ है। तो ऑप्शंस है हमारे पास, इंक्रीज उसका ब्लड प्रेशर होगा, वो पेलर होगा, या फिर उसकी हार्ट रेट इंक्रीज होगी, या फिर डीप ब्रीदिंग कर रहा होगा वो।
तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है इंक्रीज हार्ट रेट। देखो अब क्या होगा, जब भी हेमरेजिक शॉक होता है इट मीन्स ब्लीडिंग हुई है, ठीक है, ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है हेमरेजिक शॉक में, ठीक है। अब क्या करेगा, जो हमारा हार्ट है वो इंक्रीज करेगा पंप, कंपनसेटरी मैकेनिज्म लगाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, कंपनसेटरी मैकेनिज्म लगाएगा। कैसे, देखो जब भी हमारा कोई ऑर्गन फेल होने वाला होता है ना, तो वो क्या करता है, बहुत ट्राई करता है कि मैं लड़ जाऊं, ठीक है। ऐसे ही हार्ट हमारा ट्राई करेगा कि वो लड़ जाए। जो एपिनेफ्रिन है वो क्या कर देगा, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर देगा, ताकि जो हमारा कंपनसेटरी मैकेनिज्म उस टाइम चलेगा, ताकि हार्ट क्या कहेगा, मैं अपना हार्ट बीट तेज कर रहा हूँ, हार्ट कहेगा मैं पंपिंग कर रहा हूँ ब्लड की, ताकि हर एक ऑर्गन को अच्छे से ब्लड पहुँचता जाए। इसी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड उसमें शो होगा हमें इंक्रीज हार्ट रेट पेशेंट में, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसको हेमरेजिक शॉक हुआ है, ठीक है। तो मेन क्या होगा, एपिनेफ्रिन रिलीज होगा, एपिनेफ्रिन की वजह से हार्ट की बीट जो है इंक्रीज होगी, हार्ट पंपिंग इंक्रीज करेगा। इसको बोलते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म, इसलिए करेगा ताकि वो कंपनसेट कर पाए, बाकी ऑर्गन्स को ब्लड दे पाए, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है। तो कनेक्ट किया करो क्वेश्चंस को, बहुत ईजी होते हैं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, द नर्स सस्पेक्ट द पेशेंट इज इन अ शॉक आफ्टर अ क्रियोनोटमी हुई है उसकी, विच वुड बी द नर्सिंग अप्रोप्रिएट एक्शन। नर्सिंग का अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा, अभी क्रियोनोटमी होके आई है उसकी, और पेशेंट जो है लग रहा है कि शॉक में चले गया है, देखा है, तो वो क्या करेगी, पहला एक्शन इन्फॉर्म करेगी फिजिशियन को, आईवी फ्लूइड इंक्रीज कर देगी, उसको ट्रेंडल ब्लड पोजीशन दे देगी, या फिर उसके वाइटल साइन मॉनिटर्स करेगी कॉन्टिन्यूसली। तो वो क्या करेगी, सबसे पहले इन्फॉर्म करना है हमें फिजिशियन को। देखो इंक्रीज आईवी फ्लूइड से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको अगर शॉक हो रहा है तो हमें नहीं पता, हेमरेजिक शॉक भी हो सकता है, ठीक है, मे बी अनटर्नल ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है। उसके बाद ग्रिफ्ट टेंडनबर्ग पोजीशन दे देंगे तो उसका आईसीपी जो है इंक्रीज हो जाएगा, और उसका जहाँ क्रेनियोटमी हुई है वहाँ पे भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। वाइटल साइन मॉनिटर करने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए हमें फिजिशियन आके ही बताएगा कि हमें क्या करना है, इसलिए हमें ऑलवेज पहले इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को। जिस क्वेश्चन में नर्स कुछ नहीं कर सकती खुद, उसमें ऑलवेज इन्फॉर्म द फिजिशियन। जैसे अगर हमारे पास आ रहा है पेशेंट कि उसको रिस्क ऑफ इंजरी से बचाना है, ठीक है, बर्न वाला पेशेंट आया, उसका पहले क्या करना है, ठीक है, या फिर कोई हमें एक्सीडेंटल बाहर मिल गया, उसके साथ पहले क्या करना है, उसमें हम कुछ कर सकते हैं, बिकॉज उसमें हम फर्स्ट एड दे देंगे। बट यहाँ पे पेशेंट हमारे पास पड़ा है और उसका अभी ऑपरेट होके आया, तो हमें फिजिशियन को ही बताना पड़ेगा कि भाई उसके साथ कि डॉक्टर साहब कि उसको शॉक में चले गया है वो, ठीक है, सस्पेक्टेड वो शॉक में लग रहा है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्रेशन ऑफ ब्लीडिंग कैरोटिड आर्टरी इमिडिएटली लीड्स टू, अगर हम कैरोटिड आर्टरी को कंप्रेस करें तो इमिडिएटली उसमें क्या हो सकता है, हम पेशेंट को वॉमिटिंग आ सकती है, या फिर वो ब्लाइंड हो जाएगा, या फिर उसकी सेंस ऑफ स्मेल लॉस हो जाएगी, या फिर वो स्ट्रोक में चले जाएगा। तो पेशेंट स्ट्रोक में चले जाएगा, क्योंकि जो कैरोटिड आर्टरी है वो हमारी सप्लाई करती है हेड को, ठीक है। और अगर पेशेंट के हेड को, ब्रेन को ही नहीं चल रहा, कुछ भी ब्लड सप्लाई जा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो पेशेंट किस में चले जाएगा, स्ट्रोक में चले जाएगा। ये वॉमिटिंग, ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ स्मेल, बॉदरेशन है ही नहीं, वो इसमें आती ही नहीं है, ठीक है। वो जो कॉम्प्लिकेशंस है कैरोटिड आर्टरी को कंप्रेस करने में आती ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग ऑफिसर टेकिंग केयर ऑफ प्रेग्नेंट लेडीज बीइंग आस्क्ड व्हेन टू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट रिप्लाई बाय द नर्सिंग ऑफिसर। एक नर्सिंग ऑफिसर है, प्रेग्नेंट लेडी की केयर कर रही है, और प्रेग्नेंट लेडी ने पूछा है कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी है अपने बेबी को, तो नर्स उसको अप्रोप्रिएट रिप्लाई क्या देगी, 2 घंटे की डिलीवरी के 2 घंटे बाद, 2 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी, 4 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी, 6 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी, या 8 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी। तो करेक्ट ऑप्शन है विद इन 2 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी हमें ब्रेस्ट फीडिंग दे देनी चाहिए जो बेबी को। तो नर्सिंग ऑफिसर बोलेगी कि 2 घंटे के अंदर अंदर ही बेबी को हम डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो दीज आर द 25 क्वेश्चंस जो कि हमने आज किए हैं। आई होप कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आप अगले वाला कंटेंट भी देख पाएँ और नए नए क्वेश्चंस के बारे में जान पाएँ।
तो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़, होप आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो एंड गॉड विल ब्लेस यू with your seat in the your targeted institute. So thank you so much.